सर मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे कॉलेज के साथ भी सर जुड़े हैं और मैंने सर के साथ पूर्व में भी बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, पर इस तरह से फिर से एक बार एक ही प्लेटफॉर्म पे जुड़ने से मुझे वाकई अपार खुशी हो रही है सर। और आप हमें मुख्य अतिथि के रूप में प्राप्त हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी क्रम में मैं पुनः इस टॉपिक पे आती हूँ, जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है, और यह टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो हायर एजुकेशन में जो मतलब तीन की फैक्टर्स हैं हायर एजुकेशन के, जिसे हम कहते हैं एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सेलेंस। तो ये तीनों अगर ऑनलाइन टीचिंग मोड के लिए देखा जाए तो हाँ, वाकई ये तीनों कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि वो फुलफिल होते हैं। परंतु जब हम आज के परिदृश्य में देखते हैं तो यह एक सोर्स के एंड में तो फुलफिल हो रहे हैं। कहने का आशय कि जहां पे जिस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है तो वह सबके लिए एक्सेसिबल है, सबके लिए इक्वली वह अवेलेबल है, और उसमें जो भी एक्सीलेंस है वो सबके लिए एक समान है। परंतु जब हम रिसीवर एंड पे देखते हैं तो यह ऐसा नहीं है। अभी हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये एक्सेस में है, पर बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये एक्सेस में नहीं है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए अगर मैं ये कहूँ कि मैं थोड़ा सा अपना अनुभव भी शेयर करना चाहूंगी कि ऑनलाइन जो टीचिंग हुई है पिछले कुछ, जब से यह कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई और इसमें जो भी ऑनलाइन टीचिंग पद्धति हम लोगों ने अपनाई और जो कुछ हम लोग कर पाए हैं, उसमें मेरा क्या अनुभव रहा है। तो मैं अपना अनुभव कुछ इस तरह से बताना चाहूंगी कि इसमें भी कई कैटेगरी है। जैसे कुछ भी होता है तो हमारे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उसका कैटेगराइजेशन है। कहीं पे कुछ चीजें बहुत अच्छी तरह हो जाती हैं, पर कहीं पे नहीं हो पाती हैं। अगर हम इसे माने तो तीन कैटेगरी में हम इसे बांट सकते हैं। एक तो उन बच्चों की कैटेगरी है जो कि पहले से ही ऑनलाइन टीचिंग मोड से थोड़े थोड़े लेवल पे जुड़े हुए थे, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, उनके पास डिवाइसेस भी हैं, उनके पास स्किल भी है, और वो बहुत अच्छे से अपने काम को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन से भी करते आए हैं। तो एक तबका तो उस तरह का है जिसको इस समय भी ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो पहले से ही ऑनलाइन मोड से एक तरह से कहें रूबरू है, परिचित है। फिर एक दूसरा तबका आता है जो कि पहले तो बिल्कुल भी परिचित नहीं था, लेकिन जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अगर हम ऑफलाइन मोड पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करें, और चूंकि यह पीरियड लंबा चलने वाला था तो सबने ये सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अदरवाइज जो ये हमारा युवा वर्ग है, हम हायर एजुकेशन की बात करें तो युवा वर्ग, या फिर अगर हम जूनियर स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की या इंटर कॉलेज के बच्चों की बात करें तो वो बच्चे भी इतने लंबे समय तक घर में ऐसे बंद होकर के कुछ उनके मन में क्या क्या ख्याल आएंगे और वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन मोड शुरू करना ही पड़ेगा। और इसके लिए फिर जो लोग पहले से सक्षम नहीं थे उन लोगों ने फिर प्रयास करना शुरू किए, और उन्होंने इस साथ में बहुत सारे अपने स्किल डेवलप किया, टीचर्स ने भी डेवलप किया, और स्टूडेंट्स ने भी जो केवल व्हाट्सएप और फेसबुक तक ही केवल सीमित थे, उन्होंने भी कुछ सीखा कि कैसे देखना है और कैसे इसे हमें सीखना है, कैसे हमें असाइनमेंट जमा करना है, ये सारी चीजें उन लोगों ने भी सीखा। तो एक तबका वो है, और ये जो तबका है यही हमारी कह सकते हैं कि उपलब्धि है जो हम लोग कर पाए। तो हमारे महाविद्यालय द्वारा भी, जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है, जो ग्रामीण रूरल एरिया है, जो वहां पे भी हम लोगों ने देखा कि शुरू करने के पहले तो ऐसा लग रहा था कि बच्चे शायद न जुड़ पाए और वो केवल जो शहरों के बच्चे हैं वही इस मोड को अपना पाएंगे। लेकिन जब प्रयास किया गया तो हम लोगों ने पाया कि 90% बच्चे ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े, उन्होंने सीखा, जैसे भी सीखा वो ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े, और उन्होंने उसमें से फिर हम लोगों ने देखा कि 80% बच्चों के पास तो अपना मोबाइल फोन था, अपना स्मार्टफोन था, जिससे कि वो कर रहे थे काम, लेकिन कुछ बच्चे दूसरों के फोन से कर रहे थे, उन्हें दिक्कत भी आई। तो इन बच्चों के साथ जो कुछ हम लोग कर पाए और जो बच्चे और टीचर कर पाए, ये हमारी उपलब्धि के तौर पे हम देख सकते हैं। और अब हम एक तीसरे तबके की ओर आते हैं जो अभी भी इन चीजों से अछूता रह गया। वो कौन सा तबका है जो अछूता रह गया? जिसके पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं था, या वो ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जहां पे इंटरनेट की स्पीड बहुत ही कम है, जिससे कि वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें अभी भी वो स्किल डेवलप नहीं हो पा रही है कि वो किस तरह से अपने काम को करें। तो वो हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम उसको कैसे ले जाएंगे आगे और कैसे करेंगे।
अब मैं बहुत जल्दी अपने बात को समाप्त करने की ओर बढ़ती हूँ। तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमारी उपलब्धियां भी रही हैं और समस्या के रूप में जैसे लोगों के पास डिवाइस न होना, उनके पास अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है, या वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं है, या फिर दूसरा जो एक पुअर फैमिली को जो बच्चे बिलोंग कर रहे हैं उनके पास डेटा रिचार्जिंग की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वीडियो वगैरह डाउनलोड करने में या देखने में बहुत ज्यादा डेटा लगता है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ये भी समस्या है, ये हम लोगों ने फीडबैक भी कलेक्ट किया और भी जगह देख रहे हैं, तो इस तरह की भी एक समस्या है। और फिर संभावनाएं के लिए हमें कह सकती हूँ कि हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन टीचिंग पूरी तरह रिप्लेसमेंट है ऑफलाइन का, लेकिन अब हमें साथ साथ कुछ करना तो पड़ेगा। और कुछ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, संभावनाओं के तौर पे हमें बच्चों को और टीचर्स को भी वो स्किल देनी पड़ेगी, वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो किस तरह से करें। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अगर वो फोटो भी खींचेंगे, अगर वो पीडीएफ भी बनाएंगे किसी 4 पन्नों की, तो वो बहुत अच्छी तरह नहीं बना पाते उसे, वो धुंधली हो जाएगी या टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ये सारे भी एक स्किल का हिस्सा है कि जब आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं एक टीचर के पर्सपेक्टिव में, और अगर स्टूडेंट है तो वो असाइनमेंट जमा कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं। पर इसके साथ ही साथ केवल अभी व्हाट्सएप से तो कुछ बच्चे जुड़ पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप ही इसका उपाय नहीं है, क्योंकि जहां बहुत ज्यादा बच्चे हैं वहां पे व्हाट्सएप के द्वारा संभव नहीं हो पाता, वहां पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और जिसपे की सारी चीजें अपलोडेड हो, जैसे यूट्यूब चैनल है या कोई कॉलेज का अपना वेबसाइट हो, या इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म की हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म की जरूरत है और हमें धीरे धीरे बच्चों को सिखाना होगा। और अगर हम ये देखें कि जैसे मेरे पास अपने महाविद्यालय के बच्चों से एक ऐसा फीडबैक मिला था कि वही डेटा रिचार्जिंग की बात मैं करना चाह रही हूँ, तो ये हमें थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा कि जैसे हम एक चीज होता है वेस्ट और एक होता है इन्वेस्टमेंट। अगर हम अपने मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं और उस पर केवल फेसबुक चला रहे हैं या हम केवल गाने सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वेस्टेज ऑफ डेटा है। लेकिन जब हम उसे ऑनलाइन टीचिंग से देखते हैं तो वो वेस्टेज ऑफ डेटा हम नहीं कह सकते, बल्कि वो जो हम रिचार्ज कर रहे हैं तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। तो लोगों को एक ये नजरिया भी बदलना पड़ेगा कि हम इन्वेस्टमेंट, अगर हमें ऑनलाइन टीचिंग मोड में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। और सरकार की जैसे बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, अभी यहाँ पे पुस्तक दान योजना भी चल रही है, और उसके साथ ही साथ ई लाइब्रेरी की योजना भी चल रही है। तो मैं यह भी मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहना चाहूंगी कि जब सरकार की ऐसी योजनाएं हैं तो समय समय पे वे स्मार्टफोन वितरण की भी बात करते हैं। तो जब ऑनलाइन टीचिंग मोड की बात होगी तो इस तरह की फैमिली जिनके पास वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनके लिए ये चीज भी सोचना पड़ेगा। पर इसके साथ ही साथ कुछ और जो समस्याएं हैं, जबकि बच्चे बहुत ज्यादा ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो वो हमेशा इंटरनेट के एक्सेस में रहते हैं, और इंटरनेट के एक्सेस में रहने की वजह से क्या होता है कि वो ऑनलाइन टीचिंग तो करते हैं पर उसके साथ साथ वो दूसरी गतिविधियों में भी साथ ही साथ इन्वॉल्व होने का उनका खतरा रहता है, जिसको कि पेरेंट्स को निगरानी करनी पड़ती है। और दूसरा, बहुत ज्यादा देर तक डिवाइसेस पे रहने से जो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, आंखों पे प्रभाव पड़ता है, वो भी एक फैक्टर है ही। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमें धीरे धीरे मूव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बिना टेक्नोलॉजी को लिए आगे बढ़ नहीं सकते। पर हाँ, हमें टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं होना है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इन्हीं के साथ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वक्ता भी हैं। तो आप सभी लोग इन वक्ताओं को सुनेंगे, और मैं एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना अपना कीमती वक्त निकाला है और आप यहाँ पे आए हैं और इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राम भरोसे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ कि वह इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन टीचिंग करने के साथ ही साथ उन्होंने ढेर सारे एक्स्ट्रा काम किए हैं। इसमें से उन्होंने कुछ बताया भी कि उन्होंने ऑनलाइन इंटरनेशनल क्विज प्रतियोगिता कराई, जिसमें 2500 के लगभग बच्चों ने पार्टिसिपेट कराया, और उसका जो दूसरा चरण है वो लॉन्च करने ही वाले हैं। और इसके अलावा उन्होंने निबंध प्रतियोगिता भी करा रहे हैं वो ऑनलाइन। और इसके अलावा उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार 27 तारीख को कराया था कि कोविड-19 के दौर में पत्रकारिता, और आज ये सब चल रहा है। तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मुझे खुशी है कि मेरे महाविद्यालय में एक इस तरह के व्यक्ति हैं। और एक ही व्यक्ति जरूरी होता है जो आगे बढ़ता है, और जब वो आगे बढ़ता है तो उसके साथ पूरा महाविद्यालय साथ में आता है। तो मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को की तरफ से आप सबको का स्वागत पुनः करती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ, और पूरे महाविद्यालय परिवार को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये सब आपकी प्रेरणा और शुभकामनाएं और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। और साथ में ये हमारे जो भूगोल विभाग के हैं, हमारे अरुण सर हैं, बाकी सभी साथी, सभी का बराबर मुझे सहयोग मिलता रहता है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी जो हमारे सम्मानित अतिथि और वक्तागण हैं उनका मैं आपको एक परिचय दे दूं, क्योंकि वो परिचय के मोहताज नहीं है और ना ही मेरे पास उनके लिए कोई शब्द है। सुशील सर जैसा व्यक्ति जब सामने होता है तो शब्दों की तो स्वाभाविक रूप से कमी पड़ जाती है, लेकिन कोशिश करूंगा सर आप तक पहुंचने की, आप शब्दों के माध्यम से आपको मैं अपना सम्मान अर्पित कर सकूं। आज की जो कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जो डॉक्टर विनय गोदारी जी हैं, उनका मैं विशेष आभारी हूं कि उन्होंने मेरे निवेदन पे, मेरे आग्रह पे अपना ये कीमती समय मुझे दिया, क्योंकि उनके यहाँ मॉरिशस में सर इस समय जो है ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही हैं और वो उसमें इतना व्यस्त हैं कि उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं भाई, आपने कहा है तो मैं बिल्कुल आपसे जुड़ूंगा और अपनी बात यहाँ पे रखूंगा। और जो सर्वेक्षण जो हमने किया है मैडम, 4,000 बच्चों में जो हमने सर्वेक्षण का एक लिंक भेजा है, वो उसके परिणाम भी आ रहे हैं। उसके परिणाम का विश्लेषण बाद में अध्यक्ष महोदय करेंगे। और अब ये हमारे जो आज के मुख्य जो अध्यक्ष महोदय हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग हैं महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस के। और 1998 से 2000 के बीच इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वो क्योंकि मूल निवासी मॉरिशस के हैं तो वहां पर वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं महात्मा गांधी संस्थान में। और मैम ये सभी श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूंगा कि गोदारी जो सर हैं वो वैसे डायनेमिक पर्सन और मल्टी डायमेंशनल जिनकी व्यक्तित्व जिनको कह सकते हैं, ये एक मंझे हुए एक्टर हैं, मंझे हुए ये एक अभिनेता हैं मॉरिशस के। और साथ में इतना ही नहीं, ये मीडिया कर्मी भी हैं और इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के लगभग 23 सम्मान इनको मिले हैं और 21 राष्ट्रीय और 29 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन्होंने जो है अपना प्रतिभाग एज ए प्रेजेंटेंट किया है। और नाटक लेखन ये करते हैं और इनकी जो मंचन की जो अनुभव है वो काफी बड़ा पुराना है। और इनकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये अपने संस्थान के ही नहीं, अपने पूरे देश के ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी की सेवा में दिन रात प्रयासरत हैं और अपनी जो प्रतियोगिताएं ये कराते हैं मैम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो हर वर्ष लगभग 15 दिन विशुद्ध रूप से ही नहीं, जो हम हिंदी सप्ताह यहाँ पर मनाते हैं या हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, ये निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि हिंदी को किस तरह से वैश्विक स्तर पर लाया जाए। आगे बढ़ने से पहले हमारे यहाँ बिजनौर से मेरे साथी प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह भी यहाँ पर आ गए हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ तो उनका भी स्वागत करता हूँ। इसके बाद जो हमारे आज के वास्तव में जिनको हम सुनना ही नहीं बल्कि गुनना भी चाहेंगे, मैं सुशील सर के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर सुशील उपाध्याय सर। वर्तमान में तो ये प्राचार्य हैं चमनलाल डिग्री कॉलेज जो लंढोरा में है, ये वहाँ पर प्राचार्य के पद पर इस समय कार्यरत हैं। और इससे पूर्व ये कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुके हैं, जिनमें से ये पूर्व उप निदेशक उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून, पूर्व उप सचिव उत्तराखंड हिंदी अकादमी देहरादून और पूर्व अध्यक्ष हिंदी व पत्रकारिता विभाग उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार। तो इन महत्वपूर्ण पदों पर रहकर इन्होंने अपना बहुत योगदान अपने कार्य क्षेत्र को दिया है और आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अनेक इन्होंने विदेश यात्राएं की हैं और ये जितना मैं इनको जान पाया हूँ, ये एक यायावरी हैं जो इधर से अलग देश, दूसरे देशों की संस्कृतियां और सभ्यताओं को अपने देश में और यहाँ की संस्कृतियों को दूसरे देश में एक तरह से प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं। ये अभी हाल में एक पुस्तक भी लिख रहे हैं जो इनकी थाईलैंड और मॉरिशस, थाईलैंड मलेशिया की जो यात्राएं हैं उन पर वो पुस्तक जो विशेष रूप से आधारित है। और इसके बाद मैं परिचय कराना चाहूंगा, हमारे साथ में इंजीनियर साहब हैं, ये तकनीकी शिक्षा से हैं, परवीन बोध जी, तो मैं इनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक तरह से प्रेरक का काम करते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अभियंता हैं। भेल हरिद्वार जो इकाई है हमारे, वहाँ पर ये इंजीनियरिंग के पद को सुशोभित कर रहे हैं और अनेक सामाजिक संस्थाओं में इनकी सक्रिय भागीदारी है। और ये अपना जब भी समय इनके पास होता है अपनी ड्यूटी से अलग समय ये छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को और यहाँ तक कि
जो वयस्क हैं उनका मोटिवेशनल कार्यक्रम हर रविवार को अपने निवास स्थान पर करते हैं। तो मैं ऐसे मोटिवेटर को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो हमारे साथ आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। अब साथ में मातृशक्ति हमारे साथ में जुड़ी है, ये नीलम मैडम है, नीलम राठी मैम। ये अभी हैं मैम, सुन रही है नीलम राठी मैम? जी सुन रही हूँ। हाँ जी मैम जी। अब इनसे मुलाकात हमारी एक राष्ट्रीय सेमिनार में चंडीगढ़ में हुई थी, और उसके बाद इनसे मेरा जो मुलाकात, जो हमारे तेजस जी हैं शायद अभी जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरी इनसे मुलाकात कराई, तो मैंने इनसे समय लिया। हाँ जी सर, मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, काफी इनका अच्छा काम अपने क्षेत्र में है। और इस समय मैम जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं अदिति महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और इनकी 7 मौलिक पुस्तकें हैं और 4 इनकी संपादित पुस्तकें हैं, और 17 शोध पत्र इनके अलग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं उनमें प्रकाशित हो रहे हैं, और लगभग 100 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में इन्होंने पत्र वाचन किया। और अभी तक इनको, आपको जान के ये आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी, और मुझे तो बहुत गर्व है जब मैंने मैडम का बायोडाटा पढ़ा। जितने भी इनके यहाँ पर बायोडाटा आए हैं, तो अगर मैं पढ़ने बैठूं 3 घंटे तो उसी में लग जाएंगे। मैडम को 16 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, और अभी हाल ही में इनको दिल्ली राज्य का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान भी प्राप्त है। इसके साथ ही इनमें भाषा भारती सम्मान, काव्य भारती सम्मान, शब्द साधक सम्मान और दिल्ली गौरव पुरस्कार भी अभी इनको हाल ही में मिला है। तो ये संक्षिप्त परिचय मैंने अपने जो हमारा आदरणीय आज के अतिथि हैं मैंने आपको बताया है, और इस परिचय में कुछ भी छूट गया हो या त्रुटि हो गई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब जो हमारे आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं परवीन जी, उनको सुनेंगे, और वो आपको बताएंगे कि तकनीकी, क्योंकि हम सब महाविद्यालय और या विश्वविद्यालय स्तर के सभी हम साथी लोग हैं, और हमें नहीं पता कि तकनीकी शिक्षा जो टेक्नोलॉजी जो होती है, जैसे डिप्लोमा है, ITI है, उनमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इस ऑनलाइन टीचिंग को लेके, तो ये आपको परवीन जी बताएंगे। तो मैं परवीन सर को हार्दिक अभिनंदन स्वागत पुनः करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात को रखें और हम सब धैर्य से सुने। अगर किसी के कोई भी प्रश्न इस तकनीकी शिक्षा में ऑनलाइन कैसे यूज हो सकता है या हो रहा है, कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। परवीन जी, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखिए। डॉक्टर राम भरोसे जी, और सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए सभी प्रणाम के योग्य हैं, क्योंकि मैं तो मेरा एक एरिया अलग है और आप लोग सभी हमारे शिक्षक हैं जो पूरे राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, और आप सभी के सहयोग से इस राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं वैसे तो इस काबिल नहीं हूं कि आप लोगों के बीच अपनी बातें रख सकूं, क्योंकि मेरा क्षेत्र थोड़ा सा अलग है, पर राम भरोसे जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बातें रख सकूं। सभी लोगों से बस मेरा एकमात्र यही निवेदन है कि मैं कोई ज्ञानी आदमी तो नहीं हूँ, पर मैं ज्ञान का भूखा जरूर हूँ, और जहाँ भी कहीं से भी किसी भी रूप में किसी भी स्तर पे मिलता है तो मैं उसको आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें से जो मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ, जो मेरा माइंड या मेरा मस्तिष्क या मेरी आत्मा जो उसमें से ये चीजें निकल के आ सकती हैं, उनको मैं धारण करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे जीवन का मोटिवेशन मेरा खुद के लिए यही है कि